Yes. So in today's lecture we will discuss diamagnets, paramagnets along with Weis molecular field theory of ferromagnets. ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो मैग्नेटिज्म है वो मैग्नेटिज्म बेसिकली किस कारण से आ रहा है? ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्पिन ऑफ न्यूक्लियस। लेकिन जो स्पिन ऑफ न्यूक्लियस है उसका कंट्रीब्यूशन हम नेग्लेक्ट करके चल रहे थे। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस का मास है वो बहुत ज्यादा है। तो जो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में मैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर न्यूक्लियस का जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 1000 गुना कम है, क्योंकि जो न्यूक्लियस का मास है इट इज ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स ग्रेटर देन मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो मेनली अब फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन के कारण क्या आता है? डायपोल मूवमेंट आता है एटम के अंदर, और उसी डायपोल मूवमेंट के कारण बच्चे क्या आता है? मैग्नेटिक कैरेक्टर निकल के आता है। ठीक है, अब हम सब जानते हैं कि हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन। देखिए बच्चों, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, फिजिक्स में कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं विच जनरेट्स अ मिसकॉन्सेप्शन, जो एक्चुअल में उनका मतलब वो नहीं होता है, लेकिन वो दिमाग में पिक्चर ऐसी बना देती हैं। जैसे अभी तक आप लोगों ने स्पिन के बारे में पढ़ा होगा कि स्पिन क्या होता है, तो स्पिन का नाम लेते ही हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में तो घूमता ही घूमता है, साथ में अपनी एक्सिस पे भी घूमता है। दैट इज स्पिनिंग मोशन। नथिंग इज लाइक दैट कि इलेक्ट्रॉन इज स्पिनिंग ऑन इट्स ऑन एक्सिस लाइक अर्थ। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है। बेसिकली जो स्पिन है, तब जब इस प्रॉपर्टी को स्टर्न-गेर्लाच एक्सपेरिमेंट में आप पढ़ेंगे, ठीक है, स्टर्न-गेर्लाच एक्सपेरिमेंट आप पढ़ेंगे या आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है, वहां से हमें इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में पता चला था। बेसिकली जो स्पिन है वो हमें क्या बताता है कि ऑर्बिटल मोशन के अलावा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट ऑर्बिट में तो रिवॉल्व करता ही करता है, लेकिन उसके अलावा भी इलेक्ट्रॉन की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, एक इंट्रिंसिक कैरेक्टर होता है एक चार्ज पार्टिकल का, जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड को रेस्पॉन्ड करता है। एंड दैट वाज नेम्ड एज स्पिन एट दैट टाइम। और फिर इस नाम को सही नहीं किया गया, ये नाम ऐसे ही चलता रहा, और ये नाम हमारे दिमाग में मिसकॉन्सेप्शन जनरेट करता है कि जो स्पिन है उसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अपनी एक्सिस पे, प्लस स्पिन मींस क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है अपनी एक्सिस पे, माइनस स्पिन मतलब एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है। नो, नथिंग इज लाइक दैट। ठीक है, बेसिकली स्पिन गिव्स अस एन आइडिया अबाउट intrinsic magnetic character of a charged particle। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है हमारा, ठीक है, जो मैग्नेटिक मूवमेंट है बेटा, वो किस किस वजह से आता है? देखो, एक तो वो हो सकता है परमानेंट। परमानेंट का मतलब कि उस एटम के पास है मैग्नेटिक मूवमेंट। अब देखो, मैग्नेटिक मूवमेंट का एटॉमिक कैरेक्टर हमने बताया स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और स्पिन मोशन जो है बेटा या ऑर्बिटल मोशन जो है, देखिए अगर इलेक्ट्रॉन्स पेयर के अंदर हैं, पेयर के अंदर हैं, पॉली एक्सक्लूजन क्या कहता है
कि इलेक्ट्रॉन्स, अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका साथी जो उसके साथ पेयरिंग में है वो एंटी क्लॉकवाइज में रिवॉल्व करेगा। या एक इलेक्ट्रॉन जिसका अप स्पिन है और उसका कोई पेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, देन इट मस्ट हैव डाउन स्पिन। तो अगर किसी के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है किसी एटम के अंदर, समझ रहे हैं, तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा उस एटम का ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होगा, जीरो होगा। समझ आया? तो देखो बेटा, परमानेंट जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो आता है इलेक्ट्रॉन या आप कहोगे अनपेयर्ड ऑर्बिटल स्पिन या अनपेयर्ड ऑर्बिटल मूवमेंट के कारण या अनपेयर्ड स्पिन मूवमेंट के कारण परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट आता है। क्योंकि अगर पेयर में है तो कैंसिल आउट करके ओवरऑल इफेक्ट जीरो आएगा। तो आप क्या कह सकते हो कि जो परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट है वो दो कारणों से हमारे पास आता है, और वो दो कारण कौन से हैं, अनपेयर्ड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट या अनपेयर्ड स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, पेयर्ड अगर होंगे, अनपेयर्ड कब होंगे, जब ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अनपेयर्ड कब होंगे, जब ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि डायमैग्नेट्स के अंदर क्या होते हैं, डायमैग्नेट्स के अंदर कैसे होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इवन इलेक्ट्रॉन होते हैं। और पैरामैग्नेट्स के अंदर क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि पैरामैग्नेट परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से आता है। परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट का मतलब कि उसके अंदर अनपेयर्ड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट या अनपेयर्ड स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट प्रेजेंट है, यानी कि ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वहां पे। और एक मैग्नेटिक मूवमेंट का कारण होता है बेटा, एक होता है परमानेंट और एक होता है इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड मतलब उसके अंदर अनपेयर्ड ऑर्बिटल स्पिन या अनपेयर्ड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट या अनपेयर्ड स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट प्रेजेंट नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो सारे के सारे पेयर के अंदर है, लेकिन जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस हो जाता है, और उस मैग्नेटिक मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मूवमेंट बोलते हैं। तो आप एक बात याद रखेंगे कि जो आपका डायमैग्नेट्स हैं वो कौन से मटेरियल होते हैं आपके बच्चे, डायमैग्नेट्स आपके वो मटेरियल होते हैं बेटा जिनके अंदर, पहली बात आप ये याद रखेंगे, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरी बात, इनके अंदर जो मैग्नेटिज्म है वो किस वजह से आता है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से आता है। किस वजह से आता है बेटा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से आता है। ठीक है, पैरामैग्नेट्स क्या होते हैं बेटा, पैरामैग्नेट्स के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे होते हैं, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। दूसरा, जो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट है अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, इट मींस दैट इज परमानेंट, यानी कि एक एटम का खुद का मैग्नेटिक मूवमेंट है, ठीक है, दैट इज ड्यू टू परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, अब एग्जांपल समझते हैं। डायमैग्नेट के अंदर हम क्या कह रहे हैं बच्चे, डायमैग्नेट के अंदर मैं आपको बोल के चल रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड,
तो मान लीजिए हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है कुछ इस तरीके से, दोनों अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। एक इधर है और एक ये, ठीक है। एक एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है इस तरीके से। अब हमें पता है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन इन अ ऑर्बिट कैन बी कंपेयर्ड एज अ करंट कैरिंग लूप। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो करंट होगा वो किधर होगा, इधर। दिस आई इज इलेक्ट्रॉनिक करंट। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर है तो इसका जो करंट होगा वो किधर होगा, इधर। ठीक है, और आप यहाँ पे ये लिखेंगे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मूवमेंट। ये अपने आप को नहीं आता, ये कब आएगा, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देखिए अब ये इधर है, ये इधर है, ठीक है। तो हम राइट हैंड कर्ल रूल से मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन निकालते हैं। इसका जो ओरिजिनल अभी जो केस है वो हमारा केस है कौन सा बच्चे, जब हमने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया, ठीक है। तो ये करंट है इधर, ये ऐसे, कौन सा डायरेक्शन है ये वाला, आई थिंक दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये करंट है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप राइट हैंड कर्ल रूल लगाएंगे, फिंगर्स को कर्ल करेंगे करंट की डायरेक्शन में, जो थंब होगा आपका वो क्या देगा बच्चे आपको, मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन। तो फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल किया, मैग्नेटिक मूवमेंट आपका किधर आया, नीचे आया। सो इस इलेक्ट्रॉन के कारण जो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट है वो किधर है, इस डायरेक्शन में, दैट इज म्यू। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बात कर रही हूं मैं, ठीक है ना। इस इलेक्ट्रॉन का करंट किधर है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसको देखोगे कर्ल रूल के अकॉर्डिंग इस तरीके से, करंट की डायरेक्शन में फिंगर को रख के कर्ल करोगे, थंब जो आएगा आपका वो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन है। तो ये आ गया ऊपर। तो यहां से आपने क्या देखा कि इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के केस में जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है वो क्या है, इक्वल एंड अपोजिट, मींस जीरो, जीरो है। अब हमने बी एक्सटर्नल अप्लाई कर दिया, से मैंने इस डायरेक्शन में क्या किया बच्चे, इधर मैं नीचे बना रही हूं, ठीक है। ये केस कब था, जब अपना बी एक्सटर्नल क्या था, जीरो था। हमारा जो म्यू नेट था वो क्या है, जीरो, यानी कि देयर इज नो परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अभी हम दूसरा केस कंसीडर करेंगे इसी का, सेम इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या चीज अलग है बेटा, यहाँ पे अलग है कि अब हमने यहाँ पे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया से इस डायरेक्शन में। दिस इज बी एक्सटर्नल, बी एक्सटर्नल, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन वही रखेंगे, ये वाला इधर है। ये आई जो है बच्चे आपका, ये आई आपका इलेक्ट्रॉनिक करंट दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है आपका, इलेक्ट्रॉनिक करंट आपका शो कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन है इधर, इसमें ये इलेक्ट्रॉन इधर है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक करंट आई है वो इधर है। तो अब आप खुद सोचिए, पहले इस पे मैग्नेटिक फील्ड था जीरो, अब हमने इस पे लगा दिया एक मैग्नेटिक फील्ड, सो देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। whenever there is a change in magnetic field, तो इस करंट कैरिंग लूप का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या हुआ बेटा, चेंज हुआ। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो लेंज़ लॉ क्या कहता है, whenever there is a change in magnetic flux there will be an induced EMF, और वो इंड्यूस्ड EMF इस तरीके से होगा कि वो इस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगा, अपोज करेगा, दैट इज लेंज़ लॉ।
तो अब यहाँ पे जीरो मैग्नेटिक फ्लक्स से हम मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स पे जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जो इसके अंदर अब एक इंड्यूस्ड करंट आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से, और वो इंड्यूस्ड करंट इस तरीके से होगा कि वो इस मैग्नेटिक फील्ड के या मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। और वो डिक्रीज कब होगा, जब इसमें एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा जो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा। तो पहले तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से एक इंड्यूस्ड करंट आएगा, और वो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हम किस तरीके से देखेंगे कि मानिए ये हमारा आई इंड्यूस्ड का डायरेक्शन है, आई इंड्यूस्ड का डायरेक्शन। अगर ये हमारा आई इंड्यूस्ड है बेटा, तो इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड बताओ किधर होगा। डायरेक्शन को, फिंगर्स को आई इंड्यूस्ड की डायरेक्शन में रख के कर्व कीजिए डाउनवर्ड, यानी कि जो हमारा बी इंड्यूस्ड होगा बेटा वो किधर आएगा, नीचे की साइड आएगा, बी इंड्यूस्ड। तो ये वाला इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ। सिमिलरली इसके अंदर भी एक करंट इंड्यूस्ड होगा जो इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, तो इसके अंदर जो इंड्यूस्ड करंट है वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा, आई इंड्यूस्ड से, लेट मी राइट इट हियर, आई इंड्यूस्ड। इसके कारण जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, दैट इज बी इंड्यूस्ड। अब मेरे को एक बात बताओ यहाँ पे, ठीक है, पहले करंट था आई, अब इसको सपोर्ट करने के लिए एक और आ गया आई इंड्यूस्ड, तो बताओ मैग्नेट डाइपोल मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, पहले आई करंट की वजह से अगर म्यू आ रहा था, तो अब इंड्यूस्ड करंट भी तो आ गया, समझ रहे हो ना। तो इस म्यू को सपोर्ट करने के लिए कुछ क्वांटिटी आ गई हमारे पास, तो हमारा नेट डाइपोल मूवमेंट इसके अंदर आई और आई इंड्यूस्ड की वजह से किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इधर। इसको हम म्यू डैश से डिनोट कर लेते, ठीक है, ये हो गया म्यू डैश हमारा, पर लिख देती हूँ म्यू डैश, ठीक है। किसकी वजह से आया ये, इस आई और आई इंड्यूस्ड की वजह से। इस लूप में देखो आई और आई इंड्यूस्ड का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है बेटा, आई और आई इंड्यूस्ड का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इसका मतलब इसके अंदर अगर पहले जो आई की वजह से डाइपोल मूवमेंट था वो अगर ऊपर वाली डायरेक्शन में था, तो अब उसको अपोज करने के लिए आई इंड्यूस का डाइपोल मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा और वो उसको थोड़ा क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, समझ रहे हो ना। क्योंकि पहले आई की वजह से ये म्यू आया था, अब आई इंड्यूस की वजह से एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, समझ रहे हो। तो इस म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ना। तो इसके अंदर एक नया डाइपोल मूवमेंट आएगा, इसको मैं लिख दे रही हूं म्यू डबल डैश से, म्यू डबल डैश। तो अब यहाँ पे आपने क्या अंदाजा लगाया, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि म्यू डैश और म्यू डबल डैश बराबर नहीं है, म्यू डैश इज ग्रेटर देन म्यू डबल डैश। तो इसका मतलब इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो जीरो डाइपोल मूवमेंट था वो अब जीरो नहीं हुआ, नॉन जीरो हो गया वो, समझ रहे हैं ना। हमने क्या देखा यहाँ पे, ये डायमैग्नेट के लिए ही है, यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे हमने देखा कि म्यू डैश इज ग्रेटर देन म्यू डबल डैश। सो जो नेट, इसका मतलब जो म्यू इंड्यूस हुआ है हमारा वो जीरो के बराबर नहीं है। इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो था, लेकिन इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो नेट डाइपोल मूवमेंट है म्यू इंड्यूस्ड, वो हमारा जीरो नहीं, ठीक है। और ओवरऑल वो किस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। क्योंकि म्यू डैश किससे बड़ा है, ये म्यू डबल डैश है, ये म्यू डैश है,
म्यू डबल डैश इज लेसर देन म्यू डैश। और ये जो इसका डायरेक्शन है ये क्या है, अपोजिट टू बी एक्सटर्नल, जो हमने बी एक्सटर्नल लगाया है उसके अपोजिट है। अगर म्यू इंड्यूस्ड का डायरेक्शन अपोजिट है बी के, तो डाइपोल मूवमेंट मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन है वही मैग्नेटाइजेशन का डायरेक्शन होगा। अगर म्यू इंड्यूस्ड अपोजिट टू बी एक्सटर्नल है तो इस म्यू इंड्यूस की वजह से बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड सॉरी जो मैग्नेटाइजेशन आएगा हमारा, मैग्नेटाइजेशन m जो आएगा दैट इज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, वो भी हमारा कैसे आएगा, अपोजिट टू बी एक्सटर्नल आएगा और स्मॉल आएगा। कैसा आएगा, स्मॉल। और इससे हमें यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक स्मॉल मैग्नेटाइजेशन आएगा जो अपोजिट टू बी एक्सटर्नल होगा। और यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि डायमैग्नेट्स आर फीबली और वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट डायमैग्नेट्स। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है ना। और अभी हम पैरामैग्नेट्स की बात करते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट पैरामैग्नेट्स। सो फर्स्ट लेट मी रब दिस। When meeting is over, please join the same link again. Okay. Now let us talk about पैरामैग्नेट्स। देखिए क्या था, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दूसरा ड्यू टू परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट। परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट किसकी वजह से आएगा, अनपेयर्ड ऑर्बिटल स्पिन और अनपेयर्ड ऑर्बिटल मोशन और अनपेयर्ड स्पिन की वजह से आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास ये एक मटेरियल है, ठीक है, और इसके अंदर जो एटम्स हैं उन एटम्स का खुद का एक डाइपोल मूवमेंट है, लेकिन इन अब्सेंस ऑफ बी एक्सटर्नल, लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की अब्सेंस में ड्यू टू थर्मल मोशन उनका जो डाइपोल मूवमेंट है वो रेंडमली ओरिएंटेड है, रेंडमली ओरिएंटेड है किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, जिसकी वजह से जो नेट डाइपोल मूवमेंट है हमारा वो क्या है, जीरो है। क्यों, क्योंकि सारे के सारे डाइपोल मूवमेंट रेंडमली ओरिएंटेड हैं ड्यू टू थर्मल मोशन। लेकिन जैसे ही हमने बी एक्सटर्नल को अप्लाई किया, बी एक्सटर्नल को जैसे ही हमने अप्लाई किया, नॉट जीरो किया से इन दिस डायरेक्शन हमने अप्लाई किया है बी एक्सटर्नल को, तो अब क्या होगा, इस बी एक्सटर्नल की वजह से इन डाइपोल मूवमेंट्स के ऊपर एक टॉर्क लगेगा और वो टॉर्क क्या कोशिश करेगा, इन डाइपोल मूवमेंट्स को अपनी तरफ ओरिएंट करने का कोशिश करेगा। तो हमारे पास क्या होगा, ओवरऑल एक नेट स्मॉल मैग्नेटाइजेशन आ जाएगा हमारे पास बी एक्सटर्नल की डायरेक्शन में। जो सारे डाइपोल्स हैं बेटा वो एग्जैक्टली तो बी एक्सटर्नल की डायरेक्शन में नहीं होंगे, लेकिन उनका जो ओवरऑल इफेक्ट है वो बी एक्सटर्नल की डायरेक्शन में होगा।
यानी कि हमारे पास एक स्मॉल मैग्नेटाइजेशन m आ जाएगी, दैट इज ओवरऑल इफेक्ट ऑफ इट इज इन डायरेक्शन ऑफ बी एक्सटर्नल। तो एक स्मॉल मैग्नेटाइजेशन आएगी हमारे पास m इन द डायरेक्शन ऑफ b, और हमारे पास एक नेट मैग्नेटिक नॉन जीरो मूवमेंट आएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए, यहां से अगर आपको ये मैग्नेटाइजेशन का या ये मैग्नेटिक मूवमेंट का ओरिएंटेशन आपको इस डायरेक्शन में इंक्रीज करना है, बी एक्सटर्नल की डायरेक्शन में, तो आपको क्या करना होगा, या तो आपको बी एक्सटर्नल को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका बी एक्सटर्नल इंक्रीज होगा तभी इनके ऊपर लगने वाला टॉर्क इंक्रीज होगा, जो क्या करेगा, इनको फर्दर बी एक्सटर्नल के डायरेक्शन में ओरिएंट करने का कोशिश करेगा। या फिर आप क्या करिए, ये टेम्परेचर की वजह से, थर्मल एगिटेशन की वजह से ये क्या है, पूरी तरह से इसकी तरफ नहीं जा पा रहे हैं, तो या तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा ताकि थर्मल मोशन का इफेक्ट कम हो जाए और बी एक्सटर्नल का इफेक्ट इंक्रीज हो जाए और ओवरऑल मैग्नेटाइजेशन इन डायरेक्शन ऑफ बी एक्सटर्नल क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो यहां से आपके पास एक रिलेशन आता है, क्या रिलेशन आता है, ठीक है, जो ससेप्टेबिलिटी है हमारे पास बच्चों, जो ससेप्टेबिलिटी है वो आप मेरे को बताइए क्या होती है, m बाय h, है ना, ससेप्टेबिलिटी m बाय h यही होती है ना, मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। और पैरामैग्नेट्स के लिए ये क्या होती है, स्मॉल पॉजिटिव, क्या होती है, स्मॉल पॉजिटिव। और डायमैग्नेट्स के लिए ये क्या होती है बच्चे, नेगेटिव होती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो मैग्नेटाइजेशन है आपका वो बी एक्सटर्नल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं कि m बाय h इज डायरेक्टली, या आप कहिए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t। ठीक है, m by h is directly proportional to 1/t या m by h is inversely proportional to temperature। ये कांस्टेंट का निशान हम यहाँ पे c से रिप्लेस कर देते हैं, that c is Curie constant, this c is Curie constant। ठीक है, and this law is Curie law of magnetism, paramagnetism, susceptibility is equal to c by t is equal to m by h। This is Curie law of paramagnetism given by Langevins theory of paramagnetism। जो Langevins theory है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। This is Curie law, Curie law of paramagnetism, that susceptibility is c by t, where c is Curie constant, t is temperature equal to m by h। तो अगर आप यहाँ से एक ग्राफ ड्रा करते हैं, किस किस के बीच में बेटा, m बाय h और c के बीच में, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h बाय t। लिख सकते हैं ना इस चीज को, m c को मैंने फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को मैंने ऐसे लिख दिया, यानी कि मैग्नेटाइजेशन कब इंक्रीज होगा, जब h इंक्रीज होगा। h को इंक्रीज करोगे यानी कि आपने किसको इंक्रीज किया, b को इंक्रीज किया, b एक्सटर्नल को इंक्रीज किया। और मैग्नेटाइजेशन कब इंक्रीज होगा, जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे। तो अगर आप मैग्नेटाइजेशन और h बाई t के बीच में एक ग्राफ ड्रा करते हो तो वो ग्राफ आपका कुछ इस तरह से आएगा, h बाय t के बीच में। ठीक है, इधर h बाई टी इंक्रीज हो रहा है, देखो इस डायरेक्शन में h बाई टी इंक्रीज हो रहा है, और h बाई टी कब इंक्रीज होगा, जब h इंक्रीज होगा और t डिक्रीज होगा। यानी कि इस डायरेक्शन में h इंक्रीज हो रहा है और t डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब h इंक्रीज t डिक्रीज, इसका मतलब ये मैग्नेटाइजेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो मैग्नेटाइजेशन क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज हो रही है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि जब सारे के सारे डाइपोल मूवमेंट्स परफेक्टली बी एक्सटर्नल की डायरेक्शन में आ जाएंगे, तो क्या फिर तुम मैग्नेटाइजेशन को इंक्रीज कर सकते हो, नहीं कर सकते।
यानी कि एक सर्टेन वैल्यू तक ही वो इंक्रीज होगी, उसके बाद वो क्या ले लेगी, एक सैचुरेशन वैल्यू ले लेगी। दिस इज नॉन एज सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, MS। MS इज सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, और क्यूरी लॉ हमारा यहीं तक